आज हम इस वीडियो में एक फ्रिज का R600 गैस है, इस पे गैस चार्ज देखेंगे और R600 गैस का जो बैक प्रेशर होता है वो कैसे रखते हैं, उसका गैसेज करते हैं वो दिखाएंगे। और उसके साथ साथ R600 जो गैस है उसका जो बॉडी कंडेंसर है वो कंडेंसर लीक होता है तो उसका जो बाहर का जो कंडेंसर बिठाना होता है वो कैसे बिठाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक उसका कंडेंसर बिठाएंगे पीछे तरफ। ये हम लोगों को गलती की वजह से हुआ है। इसके 2 दिन पहले इसका गैस चार्ज हुआ है लेकिन लीकेज सही से पता नहीं चला, इसके लिए गैस निकल गया है। तो हम लोग उसको फाइंड किया हूँ कि बॉडी कंडेंसर लीकेज है, तो उसकी वजह से इसका जो कंडेंसर है बाहर से लगाएंगे। जब भी कंडेंसर बाहर से लगाना होता है उसको पीछे के साइड डायरेक्ट स्क्रू लगा के चिपका देने से कंडेंसिंग में हीट ट्रांसफ़र उस पर दिक्कत होता है। इसके लिए हम लोग क्या किया है, इस पर 3 रबर जो बूश होता है, आप वो कंप्रेसर का फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसका बूश भी लगा सकते हैं, या एसी का जो रबर पैड होता है या स्टैंड के लिए जो पाया होता है उस पर भी वो रबर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो कंडेंसिंग है वो बॉडी और कंडेंसर में गैप रहेगा और कंडेंसिंग में दिक्कत नहीं होगा। बॉडी कंडेंसर जो लगा होता है उसका अलग सिस्टम होता है, वो बॉडी के साथ टच होता है तो उसका जो हीट ट्रांसफ़र होता है बॉडी से ही ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाना होता है तो थोड़ा गैप देखी लगाने से सबसे बेटर होता है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र जितना अच्छा होगा आपका कंडेंसिंग भी उतना अच्छा होगा। कंडेंसिंग सही रहेगा तो आपका लिक्विड जल्दी बनेगा और आपका कूलिंग में दिक्कत नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 जॉइंट लगाना है। एक तो कंडेंसर का इन जो है वो आपका कंप्रेसर के साथ लगाना पड़ेगा, और जो उसका जो आउट है वहाँ पे स्ट्रेनर लगा के उसको कैपिलरी जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे नीचे वाला जो जॉइंट है दोनों साइड, मतलब कंडेंसर का जो इनर साइड है और जो स्ट्रेनर साइड है दोनों को सही से घिस लेंगे। घिस के उसको अब 2 तरीके से लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट जो एक कंडेंसर जो है लोहे का होता है और बाकी जो सिस्टम है वो ज़्यादातर कपड़ का होता है। तो लोहे और कपड़ में वेल्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि लोहे जो है वो टाइम लग जाता है और कभी कभी क्या होता है लीकेज का संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग अब डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या उस पर थोड़ा सा 4 इंच या 5 इंच अब उसको कपड़ पर ज्वाइन करके उसके बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही करेंगे, डायरेक्ट करने से भी अच्छा होता है। अब डायरेक्ट कर सकते हैं तो वो वाला अच्छा बात है, और डायरेक्ट करने में दिक्कत होता है या प्रॉब्लम होता है तो अब उसको पहले कपड़ पर ज्वाइन कर लेना, उसके बाद ही अब स्टैंड लगाना, तो उससे अच्छा रहेगा। तो लीकेज होने का चांस नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं लीकेज का संभावना है कि नहीं है। तो हम लोग ये कंडेंसर का जो इनर साइड है उसको भी कंप्रेसर के साथ ज्वाइन कर दिया हूँ, और जो आउटर साइड है मतलब कंडेंसिंग होने के बाद जो स्टेनर के पास से लिक्विड होकर जो कैपिलरी से पास होगा वो जगह पे ज्वाइन करेंगे। कैपिलरी साइड ज्वाइन हो गया है, अभी जो कंडेंसर का जो आउटपुट है लिक्विड लाइन वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये जॉइन थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि कॉपर और लोहे का जो जॉइन है ये लीकेज होने का संभावना ज़्यादा होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे और सही से करेंगे, क्योंकि काम बिगाड़ा नहीं। क्योंकि एक बार इस पर गैस चार्ज हुआ है तो दूसरी बार जब गैस चार्ज होगा फिर से लीकेज होगा तो बहुत ही दिक्कत होगा, और ये जो कस्टमर है आपको दूसरी बार नहीं बुलाएगा। क्योंकि आप एक ही काम में बार बार जाएंगे कोई भी कस्टमर के वहाँ तो काम भी सही नहीं होगा, और कस्टमर के दिमाग में ये लगेगा कि आपको काम सही से नहीं आता है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होता है। इसीलिए ये सही से करना पड़ेगा आपको। दूसरी बार जब काम होगा उसी से हम लोग इसको ज्वाइन किया हूँ, और ज्वाइन करने के बाद इसका लीकेज जो है वो ध्यान से देखा हूँ नॉर्मली। उसके बाद फिर एक बार गैस चार्ज देने के बाद और एक गैस चार्ज करने के बाद और एक बार देखेंगे। अब वैक्यूम में भी आप चेक कर सकते हैं, उसको भी दिखाएंगे। तो मतलब वैक्यूम का जो सिस्टम है गेज लगा के इसको चालू किया हूँ। वैक्यूम में आप लीक कैसे चेक करेंगे, जब वैक्यूम हो जाएगा तब आप क्योंकि ये जो सिस्टम है कंडेंसर कंप्रेसर और कूलिंग कॉइल ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है, तो अब वैक्यूम करने के बाद इसको थोड़ी देर छोड़ के रखेंगे तो आपका सिस्टम में कोई भी अगर माइनर भी लीकेज होगा तो आपको वैक्यूम का जो सुई है गेज का वो फ्लैश होने लगेगा, तब आपको पता लग जाएगा कि कोई ना कोई जगह लीकेज है। वो एक
प्रोसेस है। दूसरा है वैक्यूम करने के बाद आप श्योर हो कोई जगह लीकेज नहीं, फिर भी वैक्यूम करने के बाद थोड़ा सा गैस उस पर ऐड करने के बाद मशीन को चालू मत करना उसी हालत पे, और जो जो जगह पे ज्वाइन किए हो उस जगह पे साबुन पानी से आपको उसको बाउल हो रहा है कि नहीं वो देख सकते हैं, उस तरह एक चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको थोड़ा टाइम ले के वैक्यूम करेंगे, क्योंकि जब भी 600 गैस या 290 जो गैस होता है ये कूलिंग तो फास्ट होता है, लेकिन गैस चेंज करने का जो सिस्टम है वो एक तो वेल्डिंग नहीं करना चाहिए, उस जगह पे पंचिंग होता है कंपनी वाला जैसे करता है, क्योंकि वेल्डिंग करने के टाइम पाइप के अंदर जो कचरा वगैरह उसका डस्ट वगैरह जब बनता है वो पाइप में चला जाता है और चोक कर देता है, मशीन रेडी नहीं होता है। तो उस हिसाब से थोड़ा लेट करके वैक्यूम करेंगे, मतलब ज़्यादा टाइम लगा के वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम हो जाने के बाद इसको थोड़ा गैस देंगे, और गैस देने के बाद हम लोग इसको लीकेज चेक कर लेंगे। गैस देने का जो सिस्टम है बंद हालत में आपको उसको 25 या 30 उसका प्रेशर आइडियल प्रेशर रखना चाहिए। फिर मशीन को चालू करेंगे। मशीन को चालू करने के बाद उसको थोड़ा गैस ऐड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एक तरीका। दूसरा एक तरीका हो गया है, अब बॉडी पे देख सकते हो कि मॉडल कंप्रेसर का जो मॉडल है उस हिसाब से स्टिकर पे लिखा होता है कि कितना ग्राम गैस जाता है। उस हिसाब से आपको उसको वजन करके भी आप डाल सकते हैं कि जितना उसका 40 ग्राम या 45 ग्राम या 30 ग्राम जितना भी गैस लगा हुआ है उस लिखा हुआ है उतना आप वजन करके उसका अंदर डाल सकते हैं। तो उस पर क्या होगा, एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपके पास इतना सिस्टम नहीं है, इतना सामान नहीं है, तो आप उसको ऐसे भी दे सकते हैं। नॉर्मली उसको 30 PSI पे रख के मशीन को चालू करना है। अभी हम लोग उसको गैस दे दिया हूँ, 600 गैस है इस पर। तो अभी मशीन को चालू करेंगे। चालू करने के बाद इसका बैक प्रेशर कितना हो रहा है वो देखेंगे। अब आता है इसका बैक प्रेशर कितना होना चाहिए। देखिए मशीन में एक तो जीरो होना चाहिए, लेकिन कोई भी प्रेशर जीरो नहीं होता है, मतलब जीरो से थोड़ा एक दाग, मतलब जीरो से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको बैक प्रेशर जीरो होगा तो उस पर कूलिंग में दिक्कत होगा। तो जीरो से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ये जीरो इसलिए दिखाता है क्योंकि इसका गैस का प्रेशर भी कम है, उसी हिसाब से इसका लेकिन माइनस पे नहीं जाना चाहिए। जीरो से नीचे चला जाएगा तो आपका सिस्टम में चोक होगा। ये धीरे धीरे कम हो रहा है। अब इसको थोड़ा देर चलने देंगे, और इसको इसका जो हीटिंग है, स्ट्रेनर का हीटिंग है, कंडेंसर हीटिंग है, और उसका जो कैपिलरी है, अब उल्टा हाथ लगा के उस पर देखेंगे तो कैपिलरी भी थोड़ा थोड़ा हीट होता है, इससे भी पता लग जाता है। और थोड़ा देर चलने के बाद हम लोग कूलिंग कॉइल का अंदर का जो कूलिंग है, मतलब एवापोरेटर का अंदर, वो भी चेक करेंगे। वो भी सही लगेगा तो हम लोग ये चार्जिंग लाइन, इस पर इनर भी लगा हुआ है, तो उस जगह पे खोल के इसको कैप जो है लगा के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए कूलिंग कॉइल का अंदर अच्छे तरह से, मतलब आगे और पीछे, मतलब कभी कभी क्या होता है सामने की तरफ कूलिंग होता है, पीछे की तरफ कूलिंग नहीं होता है। मतलब ये जिस चीज़ चेक कर लेंगे कि सामने की तरफ कूलिंग हो रहा है, और सामने से पीछे तरफ जितना भी इसका जो एवापोरेटर है वो पूरा कूलिंग हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे सही से कूलिंग कर रहा है। अभी शुरू हुआ है, 10-15 मिनट हुआ, तो कूलिंग थोड़ा स्लो है, मतलब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम चलेगा, उस हिसाब से कूलिंग बढ़ेगा। उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे, मतलब कर लेंगे कि कूलिंग सही है कि नहीं। मतलब एवापोरेटर का जो सामने के भाग है और पीछे के भाग है, दोनों को तरफ सेम कूलिंग होना चाहिए, तो वो चीज़ चेक कर लेंगे। तो वो चीज़ सही रहेगा तो हम लोग अभी इसको पूरा, इसका जो चार्जिंग लाइन है और गेज है पूरा निकाल लेंगे। मतलब इस तरह आप उसका कम कर सकते हैं। 800-600 गैस जो होता है उस पर ऐसे दिक्कत होगा तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इस पर दिक्कत ये था, तो हम लोग पहले इस पर जो गैस चार्ज किया था, अभी मशीन सही चल रहा है, उसका स्ट्रेनर भी सही हीटिंग कर रहा है और कैपिलरी भी हीटिंग सही कर रहा है, और जो इसका जो एवापोरेटर है उस पर भी कूलिंग सही आ रहा है। तो इसको हम लोग को चार्जिंग लाइन निकाल दिया हूँ, अभी इसको साइड करके लगा